तो देखिए स्टूडेंट, हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 55 नंबर। यस, तो देखिएगा, जो जितना मैंने कोर नोट मॉडल और वो सब करवाएं, प्लीज़ उसको करके जाएं पेपर में, वो इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिकली पार्ट आने की बहुत संभावना है। देन देखिएगा, इसने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडिकेट विच स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट। सो देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड नेट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय द कंट्री। पहले क्वेश्चंस देखिएगा, इसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल होता है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट। यस, इंपोर्ट कितना जाता है, किससे, सम ऑफ एक्सपोर्ट, किसका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड नेट ट्रांसफ़र इंपोर्ट। यस, नेट ट्रांसफ़र रिसीव्ड। तो क्या आता है, एक्सपोर्ट प्लस में एक्सपोर्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, देन ट्रांसफ़र पेमेंट आती है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट है। तो ए आंसर सही है। ए जिसमें नहीं है उसको बाहर कर दो, डी ऑप्शन बाहर हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट मे बी कवर्ड बाय द बोरिंग फ्रॉम द फॉरनर। यस, कैपिटल अकाउंट आपने देखा, ये रहा कैपिटल अकाउंट के अंदर। आपको पता है एक्सटर्नल बोरो करके, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो एक्चुअल में एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो ये बोरो करते हैं, राइट। ये बच्चे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल लोन वगैरह ये सब, राइट। सो देखिए, दूसरा बी भी आएगा, तो ए और बी जिसमें इकट्ठे आएंगे, नहीं आ रहा उसको बाहर करो, ये रहा, इसमें नहीं आ रहा, दो बाहर हो गए, राइट। थर्ड, करंट अकाउंट डेफिसिट मे बी कवर्ड बाय बाइंग द एसेट्स फ्रॉम द फॉरनर। नहीं, एसेट्स लेंगे तो उनको तो देना पड़ेगा, सी नहीं आएगा। तो सी जिसमें आ रहा है उसको बाहर करो, इसमें आ रहा है तो आंसर अपने आप 2 आ गया। इफ़ इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड इज दिस 50 मिलियन, इट कैन बी फाइंड बाय नेट कैपिटल इनफ्लो। यस, कैपिटल इनफ्लो से किया जा सकता है, ये रहा, आप देख सकते हैं कैपिटल इनफ्लो होता है। कैपिटल जितना एफडीआई वगैरह इनफ्लो होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे कवर करेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। करंट अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ट्रेड में सिर्फ गुड्स आता है, इनविजिबल में क्या आता है, गुड्स इन, ये ध्यान करिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, बैलेंस ऑफ इनविजिबल अगर पूछ ले, ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, गुड्स का लेना देना, लेकिन बैलेंस ऑफ इनविजिबल पूछ ले तो क्या, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट एंड फ्लो ऑफ इनकम, ये 3 किस में आएंगे, इनविजिबल में आएंगे। क्लियर हो गया। देन ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये वाला देखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये वाला सारा पोर्शन किस में आ जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल में। इस बात में मैंने यहाँ इस पेपर में क्लियर कर दिया है। देन कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखो तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कर ही चुके हैं, राइट। इंडिया का स्ट्रक्चर देखो तो ये रहा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, नेट इनविजिबल। तो जो लोग कह रहे थे ना कि भाई नेट इनविजिबल में अगर किसी को लग रहा था, तो ये देख लीजिएगा इंडिया का, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स, ये आ जाएगा। करंट अकाउंट में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लें तो आंसर सेकेंड आ जाएगा, राइट। सो अब देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एक मॉडल है, तो ये है, बताओ कौन सा, लॉग लिन मॉडल। तो लॉग इस साइड आया है, तो वेर एल इज़ नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग हम पढ़ चुके हैं पहले ही, 10 का बेस है। द इलास्टिसिटी ऑफ दिस, इलास्टिसिटी पूछा है, बिल्कुल ईजी सी बात है, आपको आई थिंक आपको ये निकालना आ जाएगा, क्योंकि मैं इलास्टिसिटी ऑलरेडी आपसे डिस्कस करके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ये रही, तो देखिए बच्चे, ये वाला यहाँ पर ये है, तो इसका इलास्टिसिटी आप निकाल सकते हो, मैं फिर निकाल के बता देता हूँ। जैसे इसका डेरिवेटिव लेना है तो उधर भी डेरिवेटिव लेना है, तो देखो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू B2 आ गया, क्योंकि B2 उधर x है, तो चेंज इन x हो गया। अब देखो इसका लेना है तो क्या बनेगा, 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू B2, राइट। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, चेंज इन y, चेंज इन x बाय y। तो इस इतनी वैल्यू की ये वैल्यू है, उसकी क्या है B2, तो B2x, तो ये वैल्यू आ गई B2x। क्लियर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, इसी तरह से आप कोई भी मॉडल कर सकते हो। क्लियर, चलते हैं वापस उसी पर।
देखिएगा, देखो इजी हो गया ना वो टॉपिक करने के बाद में। देखें अभी, यस, ये इसने पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सेकंड आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का विद एफ डैश 2 3 एंड एफ डैश 4 6, तो फाइंड करो दिस। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज़ बच्चे ये करिएगा, पेपर में जो आए हैं वो सुने देखिएगा। ये यूलर थ्योरम है, पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इज ए होमोजीनियस डिग्री n, दैट इज अगर मैं इसको b से बाहर मल्टीप्लाई करूँ तो b की पावर n, तो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है सपोज कोई। तो अब इसने 2 का कहा है तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। होमोजीनियस के क्या मीनिंग है, अंदर जिससे मल्टीप्लाई करें इनपुट को तो बाहर वही इनपुट निकल करके उसका मल्टीपल में आउटपुट आ जाए, राइट। सो देखें, अगर यूलर थ्योरम देखें होमोजीनियस फंक्शन की तो क्या होता है, ये डेरिवेशन है इसका कि एक्चुअल में यूलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर फैक्टर को उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किया जाए तो टोटल एग्जॉस्ट हो जाता है। कैसे, सुनो, जैसे 100 रुपये का हमने प्रोडक्ट बनाया, राइट, उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, तो ये सारी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाएगी, टोटल वैल्यू के इक्वल होगा, राइट। टेक्नोलॉजी इसमें कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट रिटर्न टू सेल, परफेक्ट कंपटीशन वगैरह वही है। अब एक बात देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या आई 1, क्लियर बात है। तो इसको एक चीज़ देखें, ये क्या कहता है कि अगर ये 1 इसलिए आई कि अगर कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपने लिया ए एल एल्फा के 1 माइनस एल्फा, तो ये डिग्री होमोजीनियस 1 है। तो अगर इसमें लेबर की प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किया जाए तो ये आउटपुट के इक्वल आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, करली क्यू बाई करली एल क्या हो गया, ए एल एल्फा एल्फा माइनस 1 के 1 माइनस एल्फा, सो दैट इज इक्वल टू ए, एल्फा को बाहर ले लेते हैं एक बार, एल्फा एल्फा ए एल, ये एल नीचे चला गया, के 1 माइनस एल्फा, तो ये क्या बन गया क्यू, तो ये आ गया एल्फा क्यू बाई एल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई थी, ये मैं लिख देता हूँ इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, एल्फा क्यू बाई एल इंटू में एल प्लस में इसकी भी क्या आएगी सेम 1 माइनस एल्फा क्यू बाई के इंटू में के। देखो अब इससे ये कैंसिल, राइट, इससे ये कैंसिल, एल्फा क्यू प्लस में 1 माइनस एल्फा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये एल्फा क्यू प्लस में क्यू माइनस एल्फा क्यू कैंसिल होकर के क्या आ गया क्यू। तो अगर कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका कि होमोजीनियस डिग्री 1 है, तो उसका अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे की जाए तो टोटल फैक्टर, टोटल आउटपुट एग्जॉस्ट हो जाता है। दिस इज यूलर थ्योरम, राइट। सो अब देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो अब मैंने जैसे आपको एक बात कही कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका इसका डिग्री होमोजीनियस क्या हुआ 1। तो अगर इसी तरह से अगर किसी का डिग्री होमोजीनियस है 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, ये क्लियर। तो ये एफ वही हो गया और एन हो गया। तो देखें, हमारे पास ये गिवन है, ये भी गिवन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको ध्यान से समझें। हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये कैपिटल और लेबर की सपोज करें वैल्यू या एक्स और वाई की वैल्यू है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको अपन सपोज करें 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट एक सेकेंड प्लीज़, अपन ने क्या क्या करना है, ये गिवन है हमारे पास दिस, यस, विद द डिग्री ऑफ दिस की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 12 है, ये गिवन है ना अपने को। एंड इसकी वैल्यू 12, ये फाइंड आउट करनी है, ओके। चल देखो, ये अपन ने लिया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो इसमें एल लगाना है, एल क्या है 2 है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल का लिया, तो इसमें कैपिटल क्या है 3 है, तो 3 लगा दिया, राइट। अब इसकी डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्या है 2, तो 2 लगा करके क्यू की वैल्यू लगा दी, राइट। 2 और 3, क्यू 2 और 3 लिया है ना अपन ने, यस।
क्यों 2 और 3 लिया है, क्योंकि यही लिया है, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 4, तो 4 दे दिया, प्लस में इसकी क्या है 3, तो 3, इसकी क्या है 6, तो 6 दे दिया। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 18 इज इक्वल टू ये। तो देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13। अब उसने अपने को किस पे पूछा है, इसकी वैल्यू 13 आ गई। उसने अपने को पूछा है 6 और 9 के ऊपर, तो ये आई है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अभी जो मैं आपसे डिस्कस करके आया हूँ कि आउटपुट ये आएगा। क्लियर है। तो इसका मीनिंग देखो कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस 3 है, तो ये आउटपुट आएगा 3 के मल्टीपल में, और डिग्री कितनी बता रखी है उसने 2, तो 2 लिख दीजिएगा, तो वैल्यू कितना आ गया 117। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सपोज करें कि ये दिया है उसने, सपोज x इज़ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल i एंड y इज़ द इवेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑन ए हाउस, जैसे मैंने डिस्कस किया। p इज़ दिस प्रोबेबिलिटी इसने दिया है 1/xi, राइट। एंड z इज़ दिस कंस्टेंट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लॉजिट मॉडल। लॉजिट मॉडल की बात की है। लॉजिट मॉडल अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा अपन ने जो डिस्कस किया वो ये बना, p की पावर z में वो सब कुछ लिखा हुआ था वो आ गया, और 1 प्लस e की पावर z बनाना। अपन क्या करते हैं, इसको माइनस z से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करवा देते हैं, और दोनों साइड डिवाइड करवा देते हैं। तो इससे ये 1 बन गया, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर के इधर, तो ये z आ गया, और इसके साथ ये कैंसिल होकर 1 बन गया, तो ये वैल्यू बन गई हमारी ये। क्लियर। तो कुछ नहीं, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, नथिंग एल्स, राइट। सो इसमें आपको कोई भी देखने वाली बात नहीं है। द रेंज ऑफ z इज दिस, द रेंज ऑफ p इज दिस, एंड p इज ए नॉन लीनियर रिलेटेड टू z, राइट। अब एक बात देखें कि थोड़ा सा इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ p का जो कॉम्प्लीमेंट बच गया वो, तो इसको इससे माइनस कर दें, इससे माइनस कर दें। क्लियर। ओड रेशियो कर लेते हैं, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपोजिट साइड की। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। अब देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई, राइट। इस वैल्यू को ध्यान से देखें, मैं इस वैल्यू को मैं एक बार p से डिवाइड करवा दूँ, जस्ट प्लीज़ 1 सेकेंड अपने, हाँ यस, देखो इस वैल्यू को मैं p से डिवाइड करवा दूं, तो p की हमारी वैल्यू ये आई हुई है ना। क्यों करवा रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। ये वैल्यू आई हुई है, तो इसको अगर मैं p से डिवाइड करवाऊँ तो इसको भी p से, अब मैं p की वो वैल्यू रख देता हूँ इस साइड में, दोनों साइड बदल देता हूँ ये, तो इसके देखो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, z के इक्वल आ गया। ध्यान करें कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल बन गई, EZ के। अब देखो दिस इज द ओड रेशियो, इसको आप ओड रेशियो बनते हैं जो शुरू में आपने बनाया था। द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, इफ p इज 0.8 देन द रेशियो इज 4:1, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या निकल के आया, अगर आप कोई ओड रेशियो पूछ ले लॉजिट मॉडल में, तो दिस फोन में दिस, ये ओड रेशियो सक्सेस और फेलियर का, राइट। अगर इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं ओड का, तो दोनों साइड नेचुरल लॉग लेने पर ये बन गया। तो देखो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये रिवर्स निकाल लिया, जैसे हमने वहाँ बनाया था उसका उल्टा कर लिया। देखो ये किया था तो ये आया था, राइट। ये वैल्यू क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, वही बात आ गई, कुछ भी इश्यू नहीं है। तो ये पूछ सकता है कभी कभी ओड का, वो पूछेगा आपको ओड का नेचुरल लॉग लेने से क्या आएगा, जनरल फंक्शन आ जाएगा वो ये वाला। और ये क्या है z, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको z कहा है, यस ये वैल्यू z है, ठीक है, नथिंग एल्स। यहीं से चले थे यहाँ पर, तो इसको आप अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ये ओड वगैरह एक टॉपिक रह गया था, उसको मैंने कवर किया है। अब आपके आगे वाले क्वेश्चंस देखो, ये इसमें आया था वो क्वेश्चन कवर हो गया ना, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। जस्ट ये आपको ध्यान करना है, EZ 1 प्लस में EZ आया था, ठीक है। तो दोनों साइड ये कर दिया, तो आपने अपने आप ही ये वैल्यू भी आ गई, तो ये आंसर दिस आ जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यस ये 59 आप सब जानते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो
मैट्रिक्स का है, और मैट्रिक्स का मैंने इनपुट आउटपुट के मॉडल में आपको मैट्रिक्स का इक्वेशन डाला है। आप ध्यान कीजिएगा, इनपुट आउटपुट जो मॉडल किया था वहाँ प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स का एक वीडियो डाला है, उसको करें, आप इंजॉय करेंगे उसको। कैसे सॉल्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, तो 5 × 1 दिस, तो ये आ गई वैल्यू। तो अब देखो ए बी इज़ गिवन बाय दिस, यस राइट है, तो ए ऑप्शन ज़रूर आएगा, जिसमें ए नहीं आ रहा बाहर करो, ये हो गया। बी ए इज़ गिवन बाय दिस, बी ए का होएगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा कि देखो 5 9 1 3 2 8 4 0, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कैसे हो सकता है? ये तो मल्टीप्लाई का ही तरीका नहीं है। आप मैट्रिक्स सब आपने पढ़ा है बेसिक, तो ये वैल्यू आएगी नहीं। ए बी इज़ नॉट डिफाइंड, ए बी इज़ डिफाइंड है, ये रही वैल्यू आ गई है ए बी की, तो इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू, इसने करेक्ट ऑप्शन पूछा ना, तो ये भी नहीं आने वाला है, राइट। तो बी ए इज़ नॉट डिफाइंड, बी ए इज़ नॉट डिफाइंड, यस ये वैल्यू क्लियर है कि बी ए डिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आएगी नहीं। अगर ट्रांसपोज ले करके बी का करें तो इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या बनेगा 1 3 2 8 4 0, ये बन जाएगा। नहीं, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि इधर 5 और 9 आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा नहीं, क्योंकि एक वैल्यू और नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू टी इज़ डिफाइंड, यस ये भी नहीं होगा। ई तो क्या हो गया, एक आंसर ए और डी आंसर हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा काम करने वाली बात है नहीं। देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, उसको आप करते हैं। सपोज एक कॉस्ट फंक्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। सेफर्ड लेमा, रॉय आइडेंटिटी, और यहाँ पर हिक्सियन डिमांड फंक्शन से मार्शल डिमांड फंक्शन में प्रॉफिट, राइट। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, आना भी चाहिए पेपर में। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हिक्स डिमांड फंक्शन, वो क्या होते हैं हिक्स डिमांड फंक्शन, ये सारे टॉपिक मैं अभी इस लेक्चर में कवर करूँगा। ये करने के बाद इस पेपर में बहुत कम चीज़ें बचेगी जो डिस्कस करने वाली रहेगी, लेकिन वहाँ पर सारा डिटेल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वगैरह इसमें हम करेंगे, करंट के डेटा करेंगे, राइट। सो अब आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, मेरे कहने से भी क्वेश्चन जरूर कीजिएगा प्लीज़। देखें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को दो थ्योरम समझनी पड़ेगी, दैट इज़ एक इन्वेलप थ्योरम और एक सेफर्ड लेमा, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बहुत शॉर्टकट हो जाता है इनको करने पर। देखिए इन्वेलप थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले मैं एक आपको पहले चलो डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करता हूँ। इन्वेलप थ्योरम ये कहती है कि हाउ डज ए स्मॉल चेंज इन पैरामीटर ए, ये ए में अगर बदलाव आएगा तो y की इस इक्वेशन में जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको a कितना इफेक्ट करेगा। तो इसको मैंने देखो y रेड में लिखा है क्या, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज ए स्मॉल चेंज इन पैरामीटर a। आप इतने तक x की वैल्यू में चेंज करके तो पढ़ के आए हैं, a में अगर चेंज हो गया तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कितना इफेक्ट करेगा। तो पहले तो y की मैक्सिमम निकालनी है, देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये एग्जांपल ले रखा है अपन ने, ये एग्जांपल ले लिया, राइट। और a की वैल्यू अपन ने मान ली कि 10 है, राइट। तो a की वैल्यू अपन 10 मान ली, तो ये वैल्यू बन गई, a की 10 रख दिया सारी जगह, तो ये 10 80 - 4x² बन गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इस y को क्या बनाना है, मैक्सिमम। तो dy/dx = 0 ले लेते हैं। तो dy/dx = 0 लिया तो x की वैल्यू क्या बन गई 10। अब x की 10 बन गई तो x की 10 मैक्सिमम आ गई। तो इस x की 10 वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे तो y क्या आएगा, मैक्सिमम। तो ये y मैक्सिमम आ गया, जिसकी वैल्यू बनी अपने पास 410। x की 10 रखने पर रेड कलर का मैंने लिख दिया, राइट। अब आप a की वैल्यू चेंज करते हैं, a की वैल्यू 11 कर दी, तो यहाँ 11 रख दिया, ये बन गया 11 रखा, और 89 और ये समथिंग रख दिया, क्लियर। अब देखें dy/dx किया = 0 रखा, तो x की वैल्यू 11 आई, और 11 आई तो y की वैल्यू में, इस वैल्यू में 11 पुट की,
x की वैल्यू, तो अपने पास y की वैल्यू आ गई दिस, आ गई। इससे इसका कितना डिफरेंस आया, ये ऑप्टिमल वैल्यू है ना y की, कितना डिफरेंस आया, इससे इसका डिफरेंस आया 85 यूनिट का। क्लियर है। तो x a की वैल्यू अपन ने 10 से 11 चेंज किया, तो इसमें डिफरेंस आया हमारे पास एक सिंपल तरीके से 85 का। क्लियर। ये तो आप कहोगे जी हमने तो ये क्या जो जो अपना ये जो इन्वेलप थ्योरम है, ये तो आपने सिंपल तरीके से निकाला, ये तो कोई थ्योरम नहीं, थ्योरम अभी पढ़ी नहीं है। देखते हैं आप सिंपल तरीके से a में 1 चेंज हुआ तो y की ऑप्टिमल वैल्यू में 85 चेंज हुआ। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं आपको कि पैरामीटर में चेंज होने से y की ऑप्टिमल वैल्यू में कितना चेंज होता है। ये लाइफ में बहुत काम आता है, राइट। देखें तो स्टॉक मार्केट में और कहीं आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर, कोई कहीं भी पैरामीटर को चेंज करके ऑप्टिमल वैल्यू में कितना चेंज होगा तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। देखिए ये जो वैल्यू आई, क्लियर है, ये अपने पास थी, इसका पहले dy अपॉन में dx ले लो, a की वैल्यू बिना रखे, राइट। तो अब x की इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई a, कैसे उसको इधर ले जाओ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x की a आ गई। अब a की वैल्यू ध्यान से सुने, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब इसका एक डेरिवेटिव आप ले लो a के रिस्पेक्ट में, ये ले रखा है a के रिस्पेक्ट में 1 और 8x हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। क्लियर है। अगर ये a की वैल्यू रेड, x की वैल्यू जो x रेड है उसकी वैल्यू a रखोगे तो y भी क्या हो जाएगा, रेड। तो देखो यहाँ x की वैल्यू a रखी तो y क्या हो गया, रेड, तो ये बन गया दिस, राइट। अब देखो क्या आई ये वैल्यू, a में चेंज होने से y की ऑप्टिमल वैल्यू में क्या चेंज हुई, यही आई ना। यही तो अपन डेफिनेशन इन्वोलप की कराओ कि पढ़ रहे थे, इन्वोलप की पढ़ रहे थे। a की वैल्यू 10 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 81, विच इज़ नियर टू 85। क्लियर होगी। तो अब आपको एक सिंपल सा तरीका आ गया कि जब ये वैल्यू आपको पूछा जाए, ये दी हुई और आपको ये कहा जाए कि इसके ऊपर इन्वेलप थ्योरम लगाओ, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर इसमें पैरामीटर को चेंज करेंगे तो इसमें चेंज कितना आएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिएगा, ये आ गया। क्लियर। अब आप x ऑप्टिमल निकाल लीजिएगा, कैसे, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके और इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, x ऑप्टिमल आ गया, वो x ऑप्टिमल की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, राइट। अब आप इसकी वैल्यू 10 है तो वो 10 रख दीजिएगा, इनिशियल वैल्यू क्या आ गया, a में चेंज होने से y ऑप्टिमल में चेंज कितना होगा, 81 आ गया, राइट। सो अब देखिएगा एक बात इंटरेस्टिंग हम करते हैं इसमें कि इन्वेलप थ्योरम ने क्या कहा एक्चुअल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑन y कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन और या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया। द इफेक्ट ऑन y फ्रॉम ए स्मॉल चेंज इन द पैरामीटर दिस, ये इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर a। यस, कि डी वाई अपॉन में डी ए का ले करके अपन ने क्या निकाला है कि इस पैरामीटर का इफेक्ट ऑप्टिमल वैल्यू पे कितना हो रहा है, दिस, एंड इवेल्युएटिंग इट बाय होल्डिंग x एट इट्स ऑप्टिमल वैल्यू। यस, ये बात जो ऊपर अपन ने की है वही ये इन्वेलप थ्योरम है। आप कहोगे जी इन्वेलप थ्योरम का फ़ायदा क्या होगा, वेट करें मैं आपको करवाऊँगा, बाद में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन क्या है बाद में क्लियर होगा। अब देखें, द मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन कैन चेंज फ्रॉम ए चेंज इन पैरामीटर a डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग ए चेंज इन x। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़े। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन जो भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता हो वो चेंज हो सकता है पैरामीटर के चेंज होने की वजह से, चेंज इन ए पैरामीटर ए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एक तो ए चेंज होने से हो सकता है, एक इनडायरेक्टली चेंजिंग ए चेंज इन एक्स। क्लियर, जो अपन इनडायरेक्टली लिया वहाँ से ये जो चेंज करके लिया, राइट। देखें, इन्वेलप थ्योरम स्टेट दैट द स्मॉल चेंज पैरामीटर ए दैट द डायरेक्टली अफेक्ट द दिस। तो ये डायरेक्टली अपन ने 85 डायरेक्टली कर ही लिया। क्लियर, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है कि पैरामीटर को अगर चेंज करें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू में कितना चेंज आएगा, नथिंग एल्स। ये इन्वेलप थ्योरम है।
तो देखिए वो जो इन्वेलप थ्योरम अपन ने किया है उसको एक बार वहीं रखते हैं, उसको दूसरा पार्ट करते हैं, फिर समझ आएगा। पहले आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे एक बजट गिवन होता है उसके ऊपर आप इंडिफरेंस कर्व टच करते हैं तो आप कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई। तो इसी तरीके से आप कुछ यूज़ करेंगे। तो देखें क्या करना है कि देखो आपको जो भी यूटिलिटी फंक्शन दिया होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिएगा फर्स्ट गुड्स के रिस्पेक्ट में, और ये 3, और फिर उसका सेकंड गुड्स के रिस्पेक्ट में, और फिर लैम्डा क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सुनो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन दे दिया आपको, राइट, और आपको कह दिया गया कि ये बजट है आपका, राइट। तो बजट लाइन आ गई और कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन तो ऑप्टिमाइज करो। तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किसके इक्वल होगा, बजट लाइन स्लोप। तो अब इसको क्या करते हैं, लॉग में ले लो। तो लॉग में ले लिया तो ये सारी वैल्यू लॉग में आ गई। अब आप क्या सिंपल सा मैकेनिज्म देखें, इसको मैक्सिमाइज करना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो पहला एक तो मैकेनिज्म सिंपल सा है कि आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 होता है, ठीक है। तो इसका आप इसको यूटिलिटी है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा x1 के रिस्पेक्ट में, फिर निकाल लीजिएगा x2 के रिस्पेक्ट में। जैसे mu1 क्या आया इसका, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो c log का क्या हो जाएगा x1 प्लस में d, इसका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि पार्शियल निकाल रहे हैं, तो c बाई x1। तो ये c बाई x1 आ गया, इसका क्या आ गया d बाई x2। दोनों को आप डिवाइड करवा देते हैं तो c बाई x1 x2 बाई d1 डिवाइड हो गया, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सिंपल P1 बाई P2 के, ऑप्टिमल चॉइस। तो यहाँ पर x1 की ऑप्टिमल क्या आ जाएगी, x1 की ऑप्टिमल को इधर ले जाओ, x2 को इधर रख लो। तो ये जो हमारा बन गया ये x1 की ऑप्टिमल चॉइस बन गई। अब देखिए एक बात, x1 की ऑप्टिमल चॉइस लेकिन ये तो x2 में बनी, क्लियर है। अब हम इसको सिंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो बजट कंस्ट्रेंट है उस बजट कंस्ट्रेंट में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बजट कंस्ट्रेंट को टच करता है। तो देखो जैसे ही अपन ने ये वैल्यू किस में रखी, x1 में रखी, इस बजट लाइन में रखी। तो बजट लाइन में रख करके अगर आप सोल्व करते हैं तो ये सोल्व होने के बाद में सारी वैल्यू x1 की ये आ जाएगी और x2 की ये आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको बात, क्लियर है ना। सो दिस इज़ द बेसिकली ऑप्टिमल चॉइस हमारा ऐसे निकल जाएगा। क्या करना है आपको, यूटिलिटी फंक्शन का mu लेना है, mu2 लेना है, प्राइस के इक्वल रखना है, जो भी वैल्यू आए वहाँ x2 की वैल्यू आए उसको बजट लाइन में रख देना है। या अगर आप ना रखें बजट लाइन में तो आप क्या करें, सिंपल तरीके देखो, ये यूटिलिटी फंक्शन है तो यूटिलिटी फंक्शन के अंदर ही पहले बजट को रख दीजिएगा, यानी x2 को रख दीजिए। बजट क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। तो आपको पता है बजट लाइन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व टच करता है। तो अब आप यहाँ से x2 निकाल लीजिएगा। x2 क्या है, m बाई P2 P1 बाई P2 x1 है, यही अपन ने किया था ना, x2 इज इक्वल टू m बाई P2 P1 बाई P2 x1। अब आप क्या कीजिएगा, इसी यूटिलिटी फंक्शन में ये वैल्यू रख दीजिएगा, रख दिया, और अब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन एक ही बन गया। और मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है कि उसको फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो डायरेक्टली। तो आपने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये बना, राइट, x के रिस्पेक्ट में, इसका d यही रहा, लेकिन अब इसके अंदर x1 है तो डेरिवेटिव होगा। तो कैसे डेरिवेटिव होगा, देखो इसका अगर आप स्लोप ले करके करोगे तो स्लोप क्या आएगा, P2m माइनस P1 x1, ये आ गया, ठीक है, इधर लॉग है। तो इसका स्लोप पहले तो इसका क्या आ जाएगा, सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये आपने लिखा, तो इसका 1 डिवाइड बाय m बाई P1 x1 बाई P2, तो P2 ऊपर चला जाएगा, ये लिख दिया। अब आपको सिर्फ किसका करना है, x का, तो वो P1 बाई P2 बच गया, क्लियर। इसको इक्वल टू 0 रख दिया, इसको सोल्व किया x1 में तो यही वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको किसके रिस्पेक्ट में कर लो, x2 के इक्वल टू 0 रख दो। यानी एक ही मैकेनिज्म हमने किया, उसमें हमने कुछ नहीं, एक सिंपल तरीके से किया। इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने करके दे रखा है। देन और भी मेथड है लैग्रेंज मल्टीप्लायर से। मैं आपको ये दोनों तीनों मेथड करवा करके लास्ट में इन्वोलप सेफर्ड लेमा का यूज़ करेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा आपको, देखिएगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि ये यूटिलिटी
ये यूटिलिटी फंक्शन था और ये बजट वाला था। इसको लैम्डा बताऊंगा अभी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा करके इसे माइनस करके और एक फंक्शन बना लीजिएगा, ऐसा बना लिया। अब इस फंक्शन का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिएगा, ये ले लिया, इक्वल टू 0 रख दो। इसी का ही x2 में लेकर के इक्वल टू 0 रख दो और इसी का ही लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेकर के ये रख दो। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आई, इससे अपन ने c की वैल्यू ये निकाल ली, इससे d की वैल्यू ये निकाल ली। क्लियर हो गया? ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है। अब अपन इनको दोनों की वैल्यू जोड़ ली, दोनों की वैल्यू जोड़ी तो ये बन गई, लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये बन गई। ये किसके इक्वल है? m के, तो यहाँ m लिख दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? c प्लस डी डिवाइड बाई m। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू ऑप्टिमाइज होके आई है ना, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो। क्या? c इज इक्वल टू दिस p1, तो ये ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। सिंपल बात है। क्या करना है आपको? दोबारा इसका x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x2 के पार्शियल और इसको, फिर इन दोनों को जोड़ लेना है, कॉमन ले लेना है, ये वैल्यू ले करके इसी ऑप्टिमल वैल्यू में लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। ये तो अपन ने दो तरीके से किया, ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ लिया। अब आप इन्वेलप थ्योरम का यूज़ करके और ऑप्टिमाइजेशन निकालेंगे, देखिएगा कितना ईजी हो जाएगा, राइट। इन्वेलप थ्योरम क्या कहती है कि जो एक फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू है उसमें अगर पैरामीटर चेंज होता है, पैरामीटर क्या? p2, p1, m, तो यूटिलिटी की ऑप्टिमल वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो ऑप्टिमल यूटिलिटी अगर आपकी निकली हुई है तो उसमें m, p1, p2 चेंज होता है तो कितना आएगा? तो डायरेक्ट आ जाएगा ना ये मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पर ये पढ़ते थे ये, तो अब आप कहते थे x के बदलने से ऑप्टिमल चॉइस कितनी बदलेगी? p1 के बदलने से। तो p1 क्या है? पैरामीटर। उसके बदलने से ऑप्टिमल चॉइस कैसे बदलेगी? उसके डायरेक्ट आंसर इन्वेलप थ्योरम से आते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे ये मैथमेटिकल बहुत शॉर्ट कर देता है, और प्लीज़ ये इन्वेलप, सेफर्ड लेमा और होटलिंग रूल और ये तो ज़रूर पढ़िएगा। अभी देखिए आपको कितना ईजी हो जाएगा। और फिर हिग्सियन डिमांड फंक्शन, मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ये हम सब करते हैं। देखो ये आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया x और y, और ये दे दिया बजट। अब आपको कह दिया गया है कि मैक्सिमाइज करो। करते हैं। देखो अपन ने यही लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, फिर y के रिस्पेक्ट में लिया, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिया। जब x के रिस्पेक्ट में लिए ये बना, तो यहाँ से ये बना, तो लैम्डा की वैल्यू ये बन गई। लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में लेके इक्वल टू 0 रख दिया, तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी x और y की, क्या आएगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपने लगा दिया मैक्सिमम, तो ये स्टार लगा दिया, तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू आ गया दिस p1। क्लियर हो गया? यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू आ गया दिस। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो गई, ये लिख दिया। क्लियर होगी ना? इससे अपन ने क्या किया? सिंपल मैकेनिज्म देखते जाएं। अभी इससे अपन ने क्या किया कि x को y में निकाल लिया और y को x में निकाल लिया। ये दो वैल्यू तो पहले ही किया था, वैसे ही किया अपन ने। अब दो मैकेनिज्म है, इसको आप किस में रख सकते हैं? बजट लाइन में, राइट। ये रहा जो पीछे करके आए हैं, इसको बजट लाइन में रख दिया, इस ऑप्टिमल वैल्यू को बजट लाइन में ये रख दिया, तो ये कैंसिल हो करके हमारे पास m, तो ये ऑप्टिमल वैल्यू आ गई और ये भी ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। ये हमने कोई भी नया काम नहीं किया, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए हैं वही काम अब यहाँ तक किया है। क्यों किया है अभी बताऊँगा। देखें अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ऑप्टिमल चॉइस आ गई। प्लीज़ ये तो सिंपल तरीका किया जो पीछे किया था वही, ठीक है। क्या कि इसमें ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगा ला और ये एक्स वाई में ऑप्टिमल निकाली और बजट लाइन में रख दी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी में आ गई, प्राइस और इनकम में आ गई। अब देखिएगा एक इंटरेस्टिंग बात हम करते हैं। ये यूटिलिटी फंक्शन है, गिवन है। ऑप्टिमल चॉइस यूटिलिटी किससे आती है? एक्स और वाई से। एक्स और वाई की ऑप्टिमल ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रख दी, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, तो यूटिलिटी क्या हो गई? ऑप्टिमल, राइट। अब यूटिलिटी किस में दिखाई देने लग गई? इनकम और प्राइस में। पहले यूटिलिटी किस में दिखाई दे रही थी? क्वांटिटी में। अब इनकम और प्राइस में यूटिलिटी दिखाई देने लगी। तो बच्चे क्लियर बात हो गई क्या
कि इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और ये हो गया डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। जो डायरेक्ट गुड्स के साथ रिलेटेड हो वो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और जो इनकम और प्राइस के साथ यूटिलिटी जुड़ जाए तो इनडायरेक्टली आया ना, देखो इससे ये आया तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोल दिया। अब देखो यूटिलिटी मैक्सिमाइज है, ये क्या है, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर चेंज करोगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, आप पढ़ के आए हैं क्या, करली यू बाय करली एम ले लो, उसकी वैल्यू रख लो, क्लियर है, आपको क्लियर है। और x की वैल्यू जो ऑप्टिमल आई हुई थी, यानी इसकी वैल्यू जो ऑप्टिमल आई हुई थी वो उसके अंदर पुट कर दो। ये वाला ही मैकेनिज्म, यहाँ देखो ये जो अपन ने किया था, यहाँ पे ये किया था, देखो ये फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव लेकर के x की ऑप्टिमल निकालो। अब इसी फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लो a के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और ये जो x की ऑप्टिमल आई है वही ऑप्टिमल वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगी, ऑप्टिमल में पैरामीटर की वजह से चेंज। अब आप करके देखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल हो गया ना इससे। देखो क्या किया, ये आ गई हमारी ये वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलिटी में इनकम चेंज होने से क्या चेंज आएगा, तो आपने ये लिख दिया, डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में ले लिया, तो m के रिस्पेक्ट क्या बनेगा, 2m 4p1 बाई p2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई ऑप्टिमल चॉइस। क्लियर है। अब आप एक बात देखें, अब आपको ये वैल्यू जो देगी ये डायरेक्ट आपको ऑप्टिमल चॉइस में ये वैल्यू आ गई, यहाँ से आपको पता लग गया आपने किस तरीके से निकाला इसको, राइट। आपने किस तरीके से निकाला, पहले ये किया, राइट, ये निकाला, ये वैल्यू हमने इसमें पुट की तो इनकी ऑप्टिमल निकाली, इनकी ऑप्टिमल निकाल करके इसमें रखा, अब इसके रिस्पेक्ट में किया तो ये वैल्यू आई ना। लेंथी प्रोसेस है, अब सिंपल प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते हैं। देखें इधर देखें, ये इन्वोल्व थ्योरम का, ये डायरेक्टली पहला फंक्शन था, इस फंक्शन को m के रिस्पेक्ट में ले लें, जैसे वहाँ पर आपने y को लिया था, ये वाला, ये देखो ये रहा, यहाँ ये y फंक्शन था, इसको डायरेक्ट ये फंक्शन निकाल लिया, राइट। और फिर इसका डेरिवेटिव ले करके 0 के इक्वल में रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वो इसमें रख देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे किया है, देखें क्या किया गया, इसका डेरिवेटिव लिया गया, क्लियर है, इसका किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में, कोई कि पैरामीटर हम ही ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव तो ये तो 0 हो गया सारा ही, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर m है ही नहीं, तो यहाँ बचा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m का डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ लैम्डा बचा, यानी ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस, लैम्डा आई है हमारे, ठीक है। अब हमें देख लेना है कि लैम्डा के इक्वल में क्या आ रहा है, दैट्स द पॉइंट, नथिंग एल्स। अब देखो ध्यान से देखना है आपको, आपको ध्यान होगा कि ये वैल्यू हमारी ये आई हुई है, कैसे, ये रही, सिंपल, ये रहा, लैम्डा इज इक्वल टू दिस, लैम्डा इज इक्वल टू दिस, तो ये रहा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वाई स्टार p1, ये आया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप जस्ट ध्यान से देखो, और इसकी वैल्यू हमारे पास y स्टार की वैल्यू हमारे पास आई हुई है m बाई p2, तो देखो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, ये रही, ये वैल्यू आई है, सॉरी ये लैम्डा की और ये लैम्डा की दोनों वैल्यू आई है, ठीक है। अब एक सिंपल मैकेनिज्म आप देखो कि इस y स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या हुई हुई है, ये आई हुई है y स्टार की वैल्यू, तो ये आई y स्टार की वैल्यू आई हुई है, तो इस y स्टार की ये जो y स्टार की वैल्यू यहाँ रख दे, नीचे p1 रहने दें, तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली ये आंसर आ गया। तो अब आप कहोगे सर ये आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा तो हम ये कर लें कि ये दोनों ही वैल्यू निकाल करके, देखें ये दोनों ही वैल्यू निकाल करके और इसमें रख करके और इसका डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे लिए ये भी इजी है, राइट। आप ये कह दोगे कि ये ऑप्टिमल वैल्यू निकाल करके, यस, तो आप ये कहोगे जी ये क्यों करवाया, ये क्यों करवाया, दिखाने के लिए कि देखो ऑप्टिमल वैल्यू आपकी ये आ रही है, ऑप्टिमल वैल्यू में चेंज m में चेंज होने की वजह से ये आ रहा है, तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे कि इसका लैम्डा के रिस्पेक्ट में लिया तो लैम्डा आया,
लेमडा आया। ये आपने लेमडा की वैल्यू, ये y की वैल्यू आपने ऑप्टिमल यहाँ निकाल रखी है और ये वैल्यू यहाँ निकाल रखी है। तो इस लेमडा की वैल्यू, इस y की वैल्यू रख दोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू रखती वही वैल्यू आई, यानी इसकी वही वैल्यू आई जो वैल्यू आपने इस तरीके से आई। इसका मीनिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तो आपने एक्चुअल में ये फंक्शन बना करके मैक्सिमम फंक्शन, और ये अपने आप में ये भी यहाँ इसका डेरिवेटिव भी इन्वेलप थ्योरम ही है, राइट। तो इसका सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप यहाँ से, ये मैकेनिज्म हो गया। सो दिस इज द इन्वेलप थ्योरम। लेकिन इन्वेलप थ्योरम का भी और भी यूज़ होगा, देखें। यानी इन्वेलप थ्योरम किस में यूज़ होती है? इन्वेलप थ्योरम यूज होती है कि हमारे पास अगर कोई ऑप्टिमल यूटिलिटी फंक्शन ये दिया हुआ होगा, तो उसमें अगर नहीं कोई ये यूटिलिटी फंक्शन हमें कुछ दिया है, तो इसमें कह दिया जाए कि इसमें ऑप्टिमल यूटिलिटी में चेंज क्या होगा, m के बदलने की वजह से। तो इसका डायरेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, m, लेमडा आएगी। अब लेमडा की वैल्यू आपने ये वाली निकाल रखी है, ये वाली आएगी। इनकी वैल्यू रख करके आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल रखी है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ये क्या फंक्शन कहलाएगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये क्योंकि m और p में है। अब आप चलते हैं यूटिलिटी फंक्शन में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्लियरली हम डिस्कस करेंगे। देखो आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो तो पढ़ते हो प्राइमल, इसको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है ये बजट के रिस्पेक्ट में। मैंने एक ही गुड्स लिया है इसलिए, राइट। इधर x लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर px = m लिख दिया, कोई बात नहीं। इससे अब मैक्सिमाइज करना है तो हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालेंगे। अब मार्शलियन डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो ऑप्टिमल चॉइस होती है ना, वो अगर m और p में गिवन हो तो दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन, राइट। और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। यानी क्या, ये जो डिमांड फंक्शन है, ये रहा m और p में है, x1 की ऑप्टिमल डिमांड और x2 की y की ऑप्टिमल डिमांड और x1 की ऑप्टिमल डिमांड किस में है, m और p में। इसको हम बोलेंगे क्या कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन। क्लियर। इस मार्शलियन डिमांड फंक्शन को अगर आप इस यूटिलिटी में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, अभी मैंने बताया नहीं है क्या बात यूज़ करूँगा, सुनो। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ तक ये बात रुके रहिएगा, क्लियर। यहाँ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बनने के बाद आप कुछ और डिस्कशन करेंगे, उसका यूज़ हम करेंगे। दूसरी साइड क्या है, इसका अगर आप ड्यूल बनाएं तो मैक्सिमा क्या हो जाता है, मिनिमा। तो मिनिमा यानी क्या, देखो सुनो, मैं आपको ये पढ़ाता था कॉस्ट फ्रम थ्योरी में। देख लो फ्रम थ्योरी में क्या पढ़ते थे आप, ऐसे कि ये आइसो कॉस्ट है, ये आइसो क्वेंट है, राइट। तो आप यहाँ पर एक बात कह सकते हो कि या तो गिवन बजट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आ गया, ये बात आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो, देखो गिवन कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट, जब मैक्सिमम आउटपुट आया तो कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमम। तो आप ये कह सकते हो कि ये आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे है, चाहे आप ये कह सकते हो कि ये आउटपुट ये मैक्सिमम आउटपुट है। तो मैक्सिमाइज बोलोगे तो ये हो जाएगा इस बजट में, और उसी को कॉस्ट बोलोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको बोल देते ड्यूल, यानी एक ही बात को दो तरीके से बोलना। प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया तो उसी टाइम कॉस्ट मिनिमम हो गई, तो ये कॉस्ट मिनिमम, और क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये दे दिया आपको, इसको मिनिमाइज करना है, यानी बजट को मिनिमाइज करना है गिवन यूटिलिटी के कंटेस्ट में। तो यूटिलिटी पहले दे दी, बजट को मिनिमाइज करना है। बात है कि इससे बनेगा आपका हिक्स डिमांड फंक्शन, और हिक्स जो डिमांड फंक्शन बनता है उस डिमांड के अंदर यूटिलिटी और प्राइस आता है। मार्शल डिमांड फंक्शन में जो भी ऑप्टिमल चॉइस बनेगी उसमें P और M आएगा, हिक्स बनेगा उसमें P और U आएगा, यूटिलिटी डिमांड फंक्शन आएगा। हम करते हैं कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, बाद में ये नीचे वाले सेफर्ड लेमा और रो आइडेंटिटी बाद में करवाता हूँ, ड्यूलिटी भी बाद में करवाता हूँ। देखो क्या, सबसे पहले आप एक मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करते जाएं। देखें, ये आपको बजट कंस्ट्रेंट दिया है और ये यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। तो मैक्सिमाइज करना है इस बजट कंस्ट्रेंट के रिस्पेक्ट में। आपको पता है MU1 MU2 के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका MU1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, करली U/करली X1 दैट इज X2 आ जाएगा,
करली u बाय करली x2 दैट इज़ x1 आ जाएगा। तो ये mu2 तो आ गया x1 और mu1 आ गया x2, तो ये आ गया x2 बाई x1, ये इक्वल में आ गया, ये वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 इज इक्वल टू दिस आ गया और ये ऑप्टिमल चॉइस आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू, अब इस ऑप्टिमल वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया तो सिंपल बात है ये मार्शलियन आ गई P और M में। दिस इज़ द मार्शलियन डिमांड फंक्शन दैट इज़ M और P में आ गई। क्लियर है? अब देखिएगा ये यूटिलिटी फंक्शन था, क्लियर है, इसके अंदर ये दोनों वैल्यू रख देते हैं तो ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया एक तरह से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो मार्शलियन डिमांड बनने के बाद यूटिलिटी में ये रख देते हैं, दिस इज़ द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बन गया। क्लियर है? अब चलिएगा, अब हम एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि ध्यान से सुने प्लीज़, लिसन दिस स्टेटमेंट केयरफुली। अब हम क्या करते हैं, आपने यहाँ तक तो पढ़ा है ये पहले, और अब आप क्या करते थे, यहाँ पर आप इन्वोलोप थ्योरम लगा करके यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो कि m बदलेगा तो इसमें कितना आएगा, क्या करली u स्टार करली m, तो m के बदलने से 2m डिवाइड बाई 4 p1 बाई p2 दैट इज़ m इज इक्वल टू 2 p1 बाई p2 आएगा। ये वैल्यू आपने पढ़ ली, दैट इज़ द बेसिकली इन्वेलोप थ्योरम। लेकिन अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट और लेते हैं आप, क्या, इसका डेरिवेटिव कर लो P1 के रिस्पेक्ट में, कर लिया, P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा, m स्क्वायर 4 P1 का डेरिवेटिव, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, m स्क्वायर 4 P2 और P1 की पावर 1, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो अपने को करली पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो -1 आगे m स्क्वायर 4 P2 P1 -1 तो नीचे आके p स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस ऑप्टिमल का ही यूज़ आप कर लेते हैं, किसमें डेरिवेटिव लेते थे, किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में, तो हमारा m के रिस्पेक्ट में लेते यही बन ही रहा है। यानी यहाँ तक आपने जो यूज़ किया दैट इज़ द इन्वेलोप थ्योरम, क्या कि ऑप्टिमल वैल्यू में, किसी फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू में उसके पैरामीटर बदलने से क्या आता है, कितना चेंज आता है। यानी क्या, इन्वेलोप थ्योरम ये कहता है कि किसी भी फंक्शन में अगर कोई पैरामीटर बदलता है तो उसके ऑप्टिमल वैल्यू में कितना बदलाव आता है। तो पैरामीटर यहाँ क्या है, P1 भी, सॉरी पैरामीटर यहाँ क्या है, P1 भी है और M भी है, दोनों ही पैरामीटर हैं। तो अपन एक पैरामीटर यानी प्राइस बदलने में ये आ गया, इनकम बदलने में ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करवा देते हैं बच्चे, यानी इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करवा देते हैं, ये रही, करवा दिया, दिस डिवाइड बाई दिस हमारा आ गया, ये आ गया, ध्यान से देखें दिस, राइट। अब ये जो हमारा आया, लिसन मी केयरफुली, क्या वैल्यू आई हमारे पास, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था, ये वाला यूटिलिटी फंक्शन क्या है, इनडायरेक्ट, राइट। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में हमने क्या किया कि रो आइडेंटिटी को, इन्वेलोप को यहाँ यूज़ किया, यहाँ इन्वेलोप को यूज़ किया, दोनों इन्वेलोप को यूज़ करके हमने डिवाइड करवा दिया ऐसे, तो हमारे पास बन गया दिस, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हमारे पास ये बन गया, राइट। अब दिस, ये जो फिनोमिना आपके पास बना, इसको आप कहते हो रोय आइडेंटिटी। ये जो आपने यूज़ किया, यानी दो इन्वेलोप का यूज़ किया, दिस इज़ द रोय आइडेंटिटी। देखिए रोय आइडेंटिटी बन गया, यानी क्या किया आपने, सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर आपके पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया है, वो कहीं से दिया हो, हमें कोई टेंशन नहीं। देखो ये वैल्यू ये दिया है और आपको ये दो कंडीशन दी हो और आपको कहा जाए कि मार्शलियन डिमांड कराओ निकालो, अब आप सोचोगे मार्शलियन डिमांड कराओ कैसे निकालेंगे, यानी वापस कैसे जाएंगे। मार्शल डिमांड कराओ का क्या है, x की वैल्यू किस में निकालना है, p और m के अंदर निकालना है। अब आप ये सोचो, यहाँ तो यार यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और यूटिलिटी से x ऑप्टिमल कैसे निकालें, और वो भी p और m के रिस्पेक्ट में, बड़ा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर आप रोय आइडेंटिटी यूज़ कीजिएगा, क्या, ये पहली बात है ये ऑप्टिमल हो, यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हो। ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, क्यों, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है गुड से मिलने वाली यूटिलिटी, यहाँ पर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है कि वो m और p2 में है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन हो
जो कि M और P में होगा, तो उसका यहाँ पर आप इन्वेलोप थ्योरम लगाइए, यहाँ इन्वेलोप लगाइए, P को M का लगाइएगा, उनको डिवाइड करवा दीजिएगा, उसके आगे माइनस लिख दीजिएगा। इसको बोल देते हैं आप रोय आइडेंटिटी। यानी रोय आइडेंटिटी का वैसे कोई वजूद नहीं है, वो इन्वेलोप थ्योरम से ही आती है। रोय आइडेंटिटी आ गई, रोय आइडेंटिटी करने से ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये माइनस लगाया था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, ये है मार्सिलियन। तो ये वाली वैल्यू बन गई। आप निकाल के देखो, यही ऑप्टिमल की वैल्यू थी, ये रही m/2p1, यही था ना। तो अब आपने क्या सीखा यहाँ से, अगर आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया हो तो आप, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया हो और आपको ये कहा जाए कि मार्सिलियन डिमांड फंक्शन लगाइएगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का इन्वेलोप थ्योरम लगाओगे, इन्वेलोप थ्योरम लगाओगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, दैट इज रो आइडेंटिटी, माइनस लगा करके, तो माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा। ये अपने आप क्या दे देगा, हिक्सियन डिमांड मार्सिलियन डिमांड फंक्शन दे देगा, डिमांड फंक्शन दे देगा। रो आइडेंटिटी किसको देता है, मार्सिलियन। तो अब ये करो पूरा हो गया। देखो यहाँ तक प्राइमल ड्यूअल ये दिया होगा तो मार्शल आएगा। तो मार्शल क्या कहलाता है, जो पी और एम में हो। तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसको कहेंगे, कि जिसमें यूटिलिटी पी और एम में हो, राइट। इसके ऊपर अगर आप ये रो आइडेंटिटी लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। क्या ध्यान करना है कि अगर हमारे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन हो तो रो आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि इन्वेलोप थ्योरम का पार्ट है, उससे हमारा मार्सिलियन डिमांड कर्व आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट। अब आप ये कहोगे सर अगर ये आपने यहाँ हमारा आ रहा था तो इसे करवाया क्यों। बच्चे मैंने ये आपको क्रॉस चेक से करवाया, ये तो पहले आ गया सिंपल तरीके से, आपने इसको किया सिंपल और ये वैल्यू यहाँ रख दी और इसमें रख करके ये सिंपल तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये आप बनाए रखिएगा, लेकिन आपको सपोज इसमें ये वैल्यू रही, ये वैल्यू गिवन हो कभी आपको और वापस ये निकालना हो तो किसके थ्रू आएगा इसमें, अगर ये वैल्यू गिवन हो ये निकालना है तो ये रो आइडेंटिटी के थ्रू आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। समझ आ गई आपको, क्लियर। अब देखिएगा इन्वेलोप थ्योरम का यूज़ हो गया रो आइडेंटिटी में, आई थिंक आपने क्लियर कर लिया। अब रो आइडेंटिटी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मार्सिलियन डिमांड फंक्शन फ्रॉम एन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बाय इन्वेलोप थ्योरम। यस, इन्वेलोप थ्योरम का यूज़ करके इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन है तो उससे मार्सिलियन डिमांड फंक्शन निकाल लेना ही रो आइडेंटिटी कहलाता है। आपके बहुत बार पेपर में ये पूछेगा, ये डेफिनेशन देगा और ये कहेगा कि इसको कौन सा बोलते हैं रो आइडेंटिटी। क्लियर। देन देखिएगा यहाँ से आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि मार्सिलियन डिमांड फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पी और एम में आता है, राइट। हिक्सियन किसको बोलते हैं, जो पी और यूटिलिटी में आता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं तो आपको मिनिमा करना होगा और ये सब्जेक्ट टू दिया होगा। अब आप क्या करिएगा, वही मैकेनिज्म लगाइएगा, यूटिलिटी वाला लगाइएगा, लगा दिया। तो आपने क्या किया, अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पहले आप इसमें पुट कर रहे थे बजट में, क्योंकि आप ये चाह रहे थे वैल्यू पी और एम में आए तो मार्शल डिमांड फंक्शन आया था। अब ये वैल्यू अगर आप यूटिलिटी में फिट कर देते हैं तो हिक्सियन आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ फिट करते हैं किसकी वैल्यू, x2 की वैल्यू, राइट। तो x2 की वैल्यू फिट करने से हमारे पास ये आ गया, राइट। यस, एक्स स्क्वायर दिस, और ये वैल्यू आ गई। अब मैं एक्स स्क्वायर को एक साइड रख लेता हूँ, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू किस में चाहिए, पी और यू में। तो पी और यू में चाहिए, तो अगर देखें, देखो इसकी वैल्यू इसको इधर भेज दो और वो नीचे चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, दिस p2 p1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। यानी अब ये वैल्यू बन गई, स्क्वायर हटाना है तो इसको अनरूट कर दो, बस सिंपल सी बात है, ये अनरूट कर दिया। तो ये देखो ध्यान से क्या वैल्यू आ गई, h, यानी हिक्सियन यूटिलिटी फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन क्या होगा, जो यूटिलिटी और प्राइस में आया हुआ हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आपको यहाँ से ये पता लग गया, इसको यहाँ बनाए रखते हैं। क्लियर। अब आप एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास
ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, इससे निकाल करके ये वैल्यू हमने दोनों यहाँ लिख दिया। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से इस बात को कि ये दोनों वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इन दोनों वैल्यू को आप किस में पुट कर दीजिएगा, इन दोनों वैल्यू को एक्सपेंडिचर में पुट कर दीजिएगा। ध्यान करो, पहले जब ये वैल्यू आती थी तो आप यहाँ पर तो पुट करते थे इसके अंदर, और जब ये वैल्यू आ जाती थी तो पुट करते थे इसके अंदर, तो वो हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकल के आता था। अब आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको आप पुट कर देते हैं इसके अंदर, राइट? पुट कर दिया, ये दोनों वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो ये m हो गया, इसमें ये पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये। दिस इज एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो बच्चे, नथिंग एल्स, इसको बिल्कुल देखिएगा। इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ P1 के रिस्पेक्ट में। तो P1 के रिस्पेक्ट में जो भी आप डेरिवेटिव लोगे सबको लेना आता है। P1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिया, वो ये बन गया, राइट? और ये हमारा क्या आया हुआ है, ये। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, कभी भी आपको ये एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन है, राइट? और आपको ये पूछा जाए कि भाई ये फंक्शन एक्सपेंडिचर गिवन है और आप हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालिएगा, तो आपको इस एक्सपेंडिचर का सिंपल से एक बात करना है, P1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेना। P1 के रिस्पेक्ट में लेते ही आ जाएगा। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ अपना निकला हुआ है इसलिए किया। तो जब भी ज़िंदगी में आपको कोई एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन हो, अगर दे रखा हो और ये कह दिया जाए कि इससे आप हिक्सियन निकालिएगा, तो इसको डेरिवेटिव कर दीजिएगा। ये डेरिवेटिव जो आपने किया इसको आप बोलते हो सेफर्ड लेमा। दिस इज द सेफर्ड लेमा, नथिंग एल्स। क्लियर है? यानी इस m की ऑप्टिमल इस m की ऑप्टिमल वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, p के, दैट इज सेफर्ड लेमा। तो सेफर्ड लेमा आपको क्या देता है, बेसिकली हिक्सियन डिमांड फंक्शन देता है। तो देखो अब दोबारा ऊपर चलते हैं, बात क्लियर करते हैं। ये होगा हिक्सियन डिमांड फंक्शन आएगा, p और u में आएगा। क्या करना है, सबसे पहले mu1 mu2 इक्वल रखना है। क्लियर बात है? mu1 mu2 इक्वल रख करके जो भी x1 x2 की वैल्यू आए उसको इसमें रख देना है, प्राइस वाले में, राइट? तो जो भी ये प्राइस वाले में वैल्यू आएगी, जो भी इसमें वैल्यू आएगी आपकी, नहीं सॉरी, आपको यूटिलिटी वाले में रख देना है। यूटिलिटी वाले में u और p में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? u और p में जब आपकी वैल्यू आ गई, क्लियर है? यहाँ से u और p में जब वैल्यू आई, ये वाली ये रही, इन वैल्यू को आप सिंपल सा इसमें पुट कर दीजिएगा, इस फंक्शन में। ये जो वैल्यू हमारी आई इनको, तो ये वैल्यू कहलाएगी हिक्सियन डिमांड फंक्शन। वेरी सिंपल। ये अब आपको साइड में रखना है। अब सपोज करें कि कभी आपको ऐसे एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया हुआ हो। अब आपको सर ये एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे आया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ये एक्सपेंडिचर फंक्शन था उसके अंदर अगर आप ऑप्टिमल हिक्सियन वैल्यू रख देते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर? आपको ये पेपर में दी हुई मिलेगी ये वैल्यू, और वो कहेगा ये एक्सपेंडिचर फंक्शन है, और एक्सपेंडिचर फंक्शन से आप सिंपल वो निकालिएगा, हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालिएगा। तो ये आप सिंपल क्या कीजिए, एक्सपेंडिचर फंक्शन का ये कर दीजिएगा, p के रिस्पेक्ट में ले लीजिएगा। जैसे ही p के रिस्पेक्ट में लेके सोल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या मिलेगा, हिक्सियन डिमांड फंक्शन। लेकिन ये जो किया है इसको आप बोलते हो सेफर्ड लेमा। तो अब देखिए सेफर्ड लेमा क्या है, चेंज इन ए फर्म्स कॉस्ट फ्रॉम ए चेंज इन इनपुट प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट बाय द फर्म। दैट इज़ वेरी सिंपल, सेफर्ड लेमा। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, फिर समझ आएगा। एग्जाम्पल लेने से क्लियर होगा। 15 लेबर ले रखी है, 10 कैपिटल ले रखी है। क्लियर है? तो फर्म आउटपुट 5 रुपये कॉस्ट है, तो फर्म का ये जो है वो कॉस्ट फंक्शन है। तो फर्म के टोटल कॉस्ट कितनी आई, 125 रुपये। इफ़ कॉस्ट इज़ इंक्रीज अप टू 6, अगर लेबर की सपोज करें 1 रुपया बढ़ जाती है, लेबर की 1 रुपया कॉस्ट बढ़ गई तो 6 हो गई, तो यहाँ कितनी आई, 140। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, 15 का डिफरेंस आया। 15 ही क्या थी, लेबर। यानी क्या, कॉस्ट बढ़ने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो उतना ही आएगा जितनी लेबर है। तो देखो ये रहा,
चेंज इन ए फर्म्स कॉस्ट फ्रॉम ए चेंज इन द इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइस 5 से 6 हुआ तो लेबर की कॉस्ट में कितना चेंज हुआ 15, वो कितना है चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट डिमांड ऑफ द लेबर, इनपुट क्या लेबर की डिमांड के इक्वल है। दिस इज द सेफर्ड लेमा। तो सेफर्ड लेमा एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है कि लेबर का इनपुट का अगर जो प्राइस बदलता है तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो इतना आता है जितनी इनपुट ले रहे हैं। क्लियर, ये सेफर्ड लेमा है। तो यहाँ पर वही तो यूज़ किया गया है, इसका आपने डेरिवेटिव प्राइस के रिस्पेक्ट में लिया और ये आपका सिंपल सा क्या प्राइस के बदलने से यानी इनपुट के प्राइस बदलने से फाइनल में क्या चेंज आएगा कॉस्ट में। तो देखो प्राइस के बदलने से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा दिस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वेरी सिंपल राइट। तो प्राइस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब भी लिया जाए दैट इज द सेफर्ड लेमा। आई होप यू गॉट द इंसाइट। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं मेन। क्वेश्चन आपका क्या है कि जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। अच्छा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्राइमल होगा मैक्सिमा और ये दिया होगा तो मार्शल डिमांड जो निकलेगा वो इसमें निकलेगा, वो निकलेगा कैसे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया है, उस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में रॉय आइडेंटिटी लगा दीजिएगा जो इन्वेलप थ्योरम से बनती है, तो आपका मार्शल डिमांड फंक्शन आ जाएगा सिंपल। और ये अगर ये दिया है तो यहाँ हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालना है, तो ये पी और यू में होता है प्राइस और यूटिलिटी में। ये एक्सपेंडिचर फंक्शन के ऊपर क्या लगा दीजिएगा सेफर्ड लेमा लगा दीजिएगा, हिक्सियन डिमांड फंक्शन आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर हो गई। और ये ड्यूअलिटी होती है क्या कि अगर अब आपके पास ये गिवन है, ध्यान से देखो, अब अगर आपके पास एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन है दिस, क्लियर है। यस, एक इंटरेस्टिंग बात और रह गई अपने पास, देखिएगा। अब अगर हमें मार्शलियन दिया हो तो हिक्सियन और हिक्सियन दिया हो तो मार्शियल, ये भी अपन निकाल सकते हैं सिंपल। कैसे, सपोज करो ये एक एक्सपेंडिचर फंक्शन दे दिया आपको, देखो ये दे रखा है ना एक्सपेंडिचर फंक्शन। यस, अब आपको पूछ दिया ड्राइव द हिक्सियन डिमांड फंक्शन, तो आपको हिक्सियन तो सिंपल सा बात है सेफर्ड लेमा लगाना है, तो सेफर्ड लेमा लगाओ, इसको P1 के रिस्पेक्ट में ले लो और P2 के रिस्पेक्ट में ले लो। तो P1 के रिस्पेक्ट में लिया डेरिवेटिव ये आ गया, P2 के लिया ये आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों क्या आ गए हिक्सियन डिमांड फंक्शन, क्योंकि P और U में आ गया। अब आपको ये गिवन है तो अब आपको पूछ लिया कि मार्शलियन निकालिएगा, तो मार्शलियन आपको पता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे रो आइडेंटिटी लगाने से आता है। तो पहले इससे अपन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे। क्या, ये यू को यूटिलिटी को एक साइड रख लेंगे। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होती है एम और पी में, तो इससे देखो इसको अपन इधर भेज देते हैं, इधर भेज दिया तो ये जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया है क्या कि एम और पी में आ गया। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे हम क्या लगा देते हैं, सिंपल सा मैकेनिज्म है, रो आइडेंटिटी लगा देते हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में, इसको किसके रिस्पेक्ट में, P2 और P1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो अपन ने क्या किया है सिंपल मैकेनिज्म। देखो अब हमारे पास ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब सिंपल सा मैकेनिज्म करो, क्या M/P1 सॉरी U/P1 और U/ करली M, यानी ये रही रो आइडेंटिटी जो हम करके आए थे। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। रो आइडेंटिटी लगाएं सिर्फ ये वाली, राइट, और माइनस कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी अपने आप आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, और फिर इसका एक और भी तरीका है वो भी यहाँ पर कर लेंगे। देखो एक बार इसको छोड़ दो, ये मैंने कैसे करवाया इसको अलग से बताऊँगा। ये आई वैल्यू, तो इसको आप करते हैं एक पेज ऐड कर लेते हैं। देखो ये आया हमारा यूटिलिटी इज इक्वल टू P1 1/2 P2 1/2। क्लियर। रो आइडेंटिटी लगाते हैं करली P1, राइट, तो M/P2 1/2 तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई हुई है, एक्चुअल में P की वैल्यू -1/2 ऊपर गया हुआ है ना, तो आगे आ जाएगा दैट इज -P/2। P की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -3/2, है ना। हाँ, तो नीचे आएगी तो वापस अपने आप प्लस हो जाएगी, ये तो आप सब जानते हो। तो ये हो जाएगा +3/2, यानी हमारा क्या आया करली U करली P1 इज इक्वल टू -1/2 M/P2 की पावर 1/2 P की पावर 3/2, ये वैल्यू आई। अब करली
करली यू बाय करली एम, तो इसको आप एम के रिस्पेक्टिव में करते हैं तो क्या आएगी, सिंपल 1 बन जाएगा, P1 1/2, P2 1/2। अब इसको इससे डिवाइड करके आगे नेगेटिव कर लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उधर भी नेगेटिव करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 1/2 इंटू में m P2 1/2 P1, राइट, इसको कैसे लिख सकते हैं P1 को 1 इंटू में P1 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या P1 ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, P 1/2, P की वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दिस 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 दिस, क्लियर। नीचे क्या बच जाएगा, m डिवाइड बाई 2P1, क्या आ गया, x1 किसका, मार्सिलियन, सिंपल बात है, राइट। सो यही तो हमारा पहले आया था। तो यहाँ पर आप क्या करना है आपको कि इसका आपको क्या ले लेना है, रो आइडेंटिटी ले लेनी है। तो रो आइडेंटिटी लेते ही आपको वैल्यू आ जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। अब आप 2 मिनट में अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के वापस चलते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको पता लग गया कि अगर हिक्सियन दिया हो तो मार्सिलियन निकाल लेंगे, मार्सियल दिया हो तो हिक्सियन निकाल लेंगे। सो भी कुछ भी आप कर सकते हैं, राइट। देखिएगा देन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था, यस, सपोज ए कॉस्ट फंक्शन ऑफ दिस, राइट, एंड वेयर ये है कॉस्ट फंक्शन, W आर द वेज कॉस्ट कॉस्ट दिस इनपुट टू कैपिटल लेबर रिस्पेक्टिव, व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर Q L एंड दिस। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखो सिंपल क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन दिया है, आपको प्रोडक्शन फंक्शन निकालना। देखो क्या दिया है, सिंपल बात सुनो, कॉस्ट फंक्शन दिया है, आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन निकालना है। वेरी सिंपल है, कन्वर्जन है, कुछ नहीं है। देखो क्या कीजिएगा, कॉस्ट फंक्शन का वेज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिएगा, दूसरे जो फैक्टर है उसके रिस्पेक्ट में ले लीजिएगा। तो उसका वेज के रिस्पेक्ट में ले गए तो Q/A, और उसकी वैल्यू उसने लिखी है कि वैल्यू है L, लिख दिया। तो Q इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा L, यानी ये अल्फ़ा मान लीजिए, राइट। इधर रेंट के रिस्पेक्ट में लिया तो ये आया Q/B, उसकी वैल्यू उसने दी है K, तो Q/B ये आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन से प्रोडक्शन फंक्शन निकालना चाहते हो तो ये दोनों आपकी क्वांटिटी, तो ये कॉस्ट और ये कॉस्ट टोटल, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन को मिनिमाइज करना है क्योंकि उसको मैक्सिमाइज करना। तो Q इज इक्वल टू मिनिमम अल्फा L बीटा K, नथिंग एल्स, राइट। क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू थी, कॉस्ट की ऑप्टिमल वैल्यू थी, इसके नीचे आपने डेरिवेटिव कर लिया, इन्वॉल्व थ्योरम, इसको भी डेरिवेटिव कर लिया, इन्वॉल्व थ्योरम, दोनों से ये वैल्यू आ गई, मिनिमा निकालना है, नथिंग एल्स, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका होगा आंसर में, देखते हैं 1 मिनट, क्वेश्चन समझ लो, अगर आपके समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सपोज ए कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग Q लेवल ऑफ आउटपुट दिस, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए कॉस्ट फंक्शन ये है। W और R वेज एंड रेंटल कॉस्ट है ऑफ द 2 इनपुट कैपिटल और लेबर का रिस्पेक्टली, व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल सी बात है, कॉस्ट फंक्शन से प्रोडक्शन कैसे निकालना है। तो कॉस्ट फंक्शन गिवन है तो इस पर इन्वॉल्व थ्योरम लगाएंगे, क्या करेंगे, करली C बाय करली W, करली C बाय करली D, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, राइट। उन दोनों का इसका क्या कर लेना है, मिनिमाइज, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वॉल्व थ्योरम से, क्लियर। सो आंसर वुड बी 3rd। अब एक होटलिंग और रह गया छोटा सा, फिर मैं ये वीडियो ओवर कर दूंगा। होटलिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यूज़ होता है, यस। होटलिंग लेमा और देख लीजिएगा, सेफर्ड लेमा हिक्सियन के लिए, रॉय आइडेंटिटी मार्सिलियन के लिए, बस ये याद कर लेना है। इन्वॉल्व उसके अंदर आती है ये हिक्सियन मार्सिलियन में। होटलिंग लेमा क्या कहता है, चेंज इन द प्रॉफिट फ्रॉम ए चेंज इन द प्राइस। अब अगर प्राइस से प्रॉफिट की बात करता हो, प्राइस क्या है, बेसिकली एक पैरामीटर है, उससे प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस,
दैट इज़ इंटरेस्टिंग। कॉस्ट वाले में किसने फाइंड आउट की थी, यहाँ पर ये रही, सेफर्ड लेमा ने क्या फाइंड आउट किया था, कॉस्ट। कैसे कि इनपुट के प्राइस के बदलने से, ध्यान से सुने, इनपुट के प्राइस के बदलने से जो कॉस्ट में चेंज आता है वो जितनी यूनिट गुड्स होती है उतना ही आता है। सॉरी, सेफर्ड लेमा का यूज़ करके आपा ने जो क्वेश्चन को सोल्व किया, सॉरी क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट फंक्शन दिया था, प्रोडक्शन फंक्शन निकालना था। तो आपा ने क्या किया, सपोज करें कि वेज में चेंज आया तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, जितना वेज में चेंज आया तो कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो इनपुट के बराबर आएगा। तो इनपुट अपने को पता लग गई, तो प्रोडक्शन इनपुट जब आ जाती है तो दोनों इनपुट आ गई तो क्या बन गया, प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन किससे होता है, इनपुट से। तो सेफर्ड लेमा का यूज़ करके अपन ने क्या निकाल लिया, सेफर्ड लेमा का यूज़ करके अपन ने निकाल लिया प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर आपको कभी भी दिया हो तो सेफर्ड लेमा क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन को निकालना बताता है। क्यों, सेफर्ड लेमा की एक ऑब्जर्वेशन है कि जितना प्राइस बदलता है इनपुट का तो कॉस्ट में जितनी चेंज आती है वो इनपुट के बराबर आती है, राइट। तो आपने प्राइस डेरिवेटिव ले लिया, प्राइस बदल के टोटल कॉस्ट में बदलाव आया, वो बदलाव आपने कह दिया कि ये क्वांटिटी है, दैट्स ओके। तो इसी तरह से सेफर्ड लेमा की तरह एक होटलिंग लेमा है। होटलिंग लेमा क्या कहता है कि जो प्राइस में चेंज आने से जो प्रॉफिट में चेंज आता है वो क्वांटिटी के बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो, सपोज ए कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ 1 रुपीज़ एंड टोटल सोल्ड पेन इज़ 10 एंड एट ए 2 प्राइस। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 20 रुपये में बेचा, 10 कॉस्ट आई, 10 प्रॉफिट हुआ। अब सपोज करें 1 रुपया चेंज कर देते हैं तो प्रॉफिट में चेंज कितना आया, 20। तो इसका मीनिंग सिंपल, सॉरी प्रॉफिट कितना बढ़ा, 20, तो प्रॉफिट में चेंज कितना आया, 10, राइट। तो अब ध्यान से देखें, चेंज इन प्रॉफिट दिस विच इज़ द इक्वल टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी तो वही प्रोड्यूसर है। तो प्राइस कितना चेंज हुआ, 2 से 3, प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 10, वो 10 किसके इक्वल है, क्वांटिटी के। कॉस्ट साइड से देखोगे तो सेफर्ड लेमा, प्रॉफिट की साइड से देखोगे तो होटलिंग रूल, राइट, होटलिंग लेमा, सॉरी होटलिंग रूल अलग है, वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। अब देखो, ये अगर प्रॉफिट फंक्शन अगर आपको दिया हो तो सिंपल इसका प्राइस के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, प्राइस के, दिस इज द एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट प्रॉफिट फंक्शन एंड यूज द होटलिंग लेमा। तो देखो ये क्वांटिटी दे दी, तो इससे अपने को प्रॉफिट फंक्शन निकालना हो तो सिंपल सा बात है, ये प्रॉफिट बना लिया, ये प्रॉफिट की वैल्यू रख दी क्वांटिटी की। अब आपको सिंपल सी बात करनी है कि लेबर के बदलने से इसकी क्वांटिटी बदली, इज इक्वल टू आपने 0 ले लिया, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करवा लिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करवाने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एल को आपने निकाल लिया, ये आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू, एल की वैल्यू आप किस में पुट कर दीजिएगा, इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले में पुट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पुट करोगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये आ गया, क्लियर। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ध्यान से सुने, कुछ नहीं इसमें, जैसे ही आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये आया तो इसका पी के सॉरी इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ले लो, क्योंकि प्राइस बदलना है, इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लिए ये बना, राइट। इसको अगर आप थोड़ा ढंग से सोल्व करोगे तो जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़, ये इसको लिया, देन ये वैल्यू आई ना, तो यस, इसको 2 को अंदर ले लिया, ये पावर में हो गई, और यही वैल्यू किसकी है, यही वैल्यू ये रही। क्लियर समझ में क्या कहना चाहता हूँ, दोबारा देखें। अगर आपके पास ये फंक्शन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज फंक्शन हो, तो इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आपने ले लिया, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लेते ही आपको क्या फंक्शन आ गया, लेबर कितनी है वो आ गई। तो होटलिंग लेमा का यूज़ करके अगर आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हो तो प्रॉफिट फंक्शन में आपने वेज के रिस्पेक्ट में, यानी जो लेबर का अगर निकालना है तो वेज के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिएगा, अपने आप क्या आ जाएगा, जो आपके पास आएगा वो क्वांटिटी आ जाएगी लेबर की। तो यही तो है ना, ये रहा कि देखो प्राइस जितना चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, जितनी आपके पास क्वांटिटी, यानी प्रॉफिट उतना ही चेंज होगा जितनी आपके पास क्वांटिटी होगी। तो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म। आई होप कि आपने इंसाइट इसका आ गया है। आज हमने इसमें क्या क्या किया है, होटलिंग लेमा, सेफर्ड लेमा। होटलिंग लेमा प्रॉफिट के अंदर यूज़ करता है, सेफर्ड लेमा आपको कॉस्ट अगर फंक्शन दिया है तो प्रोडक्शन फंक्शन निकालने में काम करता है, और होटलिंग लेमा अगर प्रॉफिट फंक्शन दिया है तो आपको फैक्टर की वैल्यू निकालने में यूज़ होता है।
ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। देन रॉय आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ होती है इन्वेलोप थ्योरम का यूज़ करके मार्सेलियन फंक्शन निकालने के लिए, और उधर से देखोगे तो हिक्सियन निकालने के लिए यूज़ होता है सेफर्ड लेमा। जो सेफर्ड लेमा को एक जगह अपन ने और भी यूज़ किया है, वो भी आप जानते हो कि सेफर्ड लेमा का यूज़ हमने किया है ये कॉस्ट से वो निकालने का, कॉस्ट फंक्शन दिया तो प्रोडक्शन फंक्शन निकालने का, ठीक है, ये निकालना। तो सेफर्ड लेमा का यहाँ भी यूज़ होता है, ये भी आपको देख लेना कि एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया हो तो ये निकाल। बार बार इस वीडियो को रिकॉर्ड इसके अंदर है, ये आप देखिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द मैकेनिज़्म। कोई क्वेश्चंस अगर जल्दी होने वाला है तो देख लेते हैं। नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आगे करवाऊँगा। एक कोवेब मॉडल का है, ये भी करवाऊँगा। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, एरर टाइप 2 पावर वगैरह ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। ये मिनिस्ट्री वाला इंसॉल्वेंसी ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। कॉम्पैक्ट सेट थ्योरी के से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सेट थ्योरी आपको अभी करवाऊँगा, राइट। ये ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल ये मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूँ। इससे देखो, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप आगे वाला पेपर ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो जाओ टेस्ट ये भी करेंगे हम, बहुत इजी सा है। ये आ गया देखो क्वेश्चन, सेफर्ड लेमा एडवर्स सिलेक्शन, होटलिंग लेमा रॉय आइडेंटिटी किसके लिए यूज़ होता है? तो देखो, होटलिंग लेमा प्रॉफिट के साथ यूज़ होता है, प्रॉफिट फंक्शन, तो सी के साथ 4 एक में ये आंसर सेकंड आ गया। तो अब देखें, एडवर्स सिलेक्शन हिडन टाइप ऑफ एजेंट, और रॉय आइडेंटिटी के अंदर यूज़ होता है इन्वेलोप थ्योरम, और सेफर्ड लेमा यूज़ होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी। यस, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में सेफर्ड लेमा इनडायरेक्ट में, जस्ट एक मिनट, नहीं भाई, इनडायरेक्ट के अंदर तो ये यूज़ होती है ना रॉय आइडेंटिटी, क्योंकि हम वहाँ पर मार्सलियन करते हैं, तो मार्सलियन के अंदर रॉय आइडेंटिटी तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से आता है, तो डी के साथ 3, यस डी के साथ 3 आएगा, और सेफर्ड लेमा जाएगा ए के साथ 2, सेफर्ड लेमा इन्वेलोप थ्योरम के अंदर। इन्वेलोप थ्योरम सारी जगह लगेगी, होटलिंग में भी इन्वेलोप है, सेफर्ड लेमा भी इन्वेलोप है, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू को चेंज करने से क्या आता है, तो इन्वेलोप थ्योरम, रॉय आइडेंटिटी में भी इन्वेलोप थ्योरम है। तो दिस इज द, आई थिंक आपको ये हो गया है, आगे वाले इजी इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए रेडी रहें। सो थैंक यू सो मच।